हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बता दूँ आपको कि ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि सारे एनसीईआरटी से कवर किए हुए हैं। ये आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीसीएस एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है और सीएपीएफ में भी आते हैं क्वेश्चन इससे। तो चलिए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुए का प्रयोग होता है। इन लाल केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो देखिए, जो जैविक खाद बनता है उसमें क्या होता है, वह लाल केचुए डाला जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, ये भोजन को गिरजट की सहायता से पीसते हैं। ठीक है, फर्स्ट में बता रहा है। सेकेंड में बता रहा है कि अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केचुए की सहायता करता है। अब इन दोनों में बताना है कि सही कौन सा है। ठीक है, तब ऑप्शन में दिया हुआ है केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक ना ही दो। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है, मैंने बता रखा है, व्याख्या दे रखा है इसका कि सही आंसर कौन है। डायरेक्ट आंसर नहीं बताया कि मैंने व्याख्या दे रखा है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। कह रहा है कि लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। बिल्कुल सही है। लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिरजट कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इसकी सहायता करता है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर यह भोजन को पीसने में केचुए की सहायता करता है। देखिए, इनमें दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर से होगा 1 और 2। ठीक, चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसे कह रहा है एक नंबर में कि वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलाकर वायु का 99% भाग बनते हैं। एक नंबर में कह रहा है। 2 नंबर में कह रहा है कि शेष 1% भाग कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस, जल वाष्प तथा धूल के कण होते हैं। 2 नंबर। अब इसमें से देखना है कि सही कौन सा होगा। 1 और 2 दोनों सही है कि केवल एक सही है या केवल दो सही है। आइए नीचे देखते हैं व्याख्या इसका। कह रहा है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इनमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैस का मिश्रण होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, होता है, बोलिए। ओ सॉरी, आप कमेंट करके बताएंगे आप हमें। चलिए फिर दूसरे सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि इस मिश्रण का लगभग 99% भाग ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें 20.95% और नाइट्रोजन 78.9% से बनता है, जबकि शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर अगर इस मिश्रण से बनी वायु की जो परत पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। कह रहा है सी नंबर में आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन, ये तीनों है क्या, आखिर इसके बारे में देखते हैं। आइए 3 नंबर में। कह रहा है कि जलवाष्प के इसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि उपयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन के कारण एकत्र हो जाती है। वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई दे पड़ती है। बिल्कुल सही। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों से जल द्रव के वाष्प अथवा अवस्था में बदलता है। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, सी। केवल 3 नंबर। ठीक है, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों से जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। देखिए, ठीक, इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं। डी नंबर में कह रहा है कि जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर में, वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। फिर दूसरा कह रहा है कि जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रमण की महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा कह रहा है कि वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाती है। ठीक है, तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं हम। कह रहे कि
वायु में जल वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। फिर कह रहा है कि जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रकरण महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन से जल वायु में जाता है। तीसरा कह रहा है कि वायु में प्रविष्ट जल जलवाष्प के रूप में होता है, जिससे बादल बनते हैं। ये जल वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आता है। फिर कह रहा है कि अंतिम चरण में ये जल नदियों व झरनों से होता हुआ पुनः महासागरों में आ जाता है। इस प्रकार जल चक्र पूर्ण होता है, इसलिए पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान ही रहती है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर। ठीक है, सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, केवल 3। चलिए नीचे आते हैं, ई नंबर में देखते हैं। कह रहा है मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चुंबक से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तीसरा कह रहा है कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो इसको देखते हैं कि आखिर इसमें 1 2 3 दोनों में, तीनों में है कौन। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल, इसका तीनों में 1 2 3। ठीक है, केवल 1 होगा या 2 होगा, केवल 3 होगा, या केवल 1 2 और तीनों में से कौन सा होगा, देखते हैं। कह रहा है मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, इसमें लोहा उपस्थित होता है। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है कि चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। कर रहा है, देखिए इसका व्याख्या दिया हुआ है कि इसमें चुंबक का महत्व क्या है, इन सभी को बताया गया है। ठीक है, प्रत्येक चुंबक को 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, फिर कह रहा है कि दो चुंबकों का असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव में परस्पर प्राकृतिक प्रतिकर्षण होता है। तो ठीक है, तो इसमें आंसर अपना कौन सा होगा? बी होगा आंसर। ठीक है, बी हो गया। बी 1 और 2, 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, 1 और 2। चलिए नीचे आते हैं, एफ नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोल रहा है। अब देखिए, कह रहा है कि विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। अब इसमें से कौन होगा, इसमें देखते हैं। आइए व्याख्या इसका देखते हैं हम। कह रहा है कि विद्युत सेल से विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा कह रहा है कि इस सेल का एक सिरा धनात्मक जबकि दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। तीसरा, स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, हम बताइए। 1 2 3 तीनों में से कौन सा सही होगा अपना? तीनों में से सही होगा आपका कौन सा? डी। कौन सा सही होगा? डी, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3 तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी नंबर में, जी नंबर करा के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थर्मोकोल, वायु, मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती, इन तीनों पर विचार कीजिए। आइए व्याख्या देखते हैं इसमें। कह रहा है कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक, तथा जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे क्या कहते हैं? विद्युत रोधक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि थर्मोकोल और वायु विद्युत रोधक हैं, जबकि एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। मानव शरीर भी बहुत अच्छा विद्युत चालक है, यानी करंट पास होता है। थर्मोकोल में से करंट पास नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ऑप्शन होगा सी, केवल 3 और 4। ठीक है, 3 और 4, मानव शरीर और एल्युमिनियम, तीनों में से करंट क्या होता है? पास हो जाते हैं, लेकिन इसमें थर्मोकोल वायु में नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन।
ठीक है। तो ये क्या है, दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं आवश्यक है। तो इसमें देखिए व्याख्या इसका देखते हैं। कह रहे कि दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन तथा विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्या है, आवश्यक इसके लिए नहीं है। तो एज का आंसर कौन सा होगा, बी। एज का आंसर कौन होगा, बी। ठीक है, परावर्तन आंसर कौन सा होगा, बी, केवल 2। ठीक, चलिए नीचे चलते हैं, आई में आते हैं। कह रहे कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है। ठीक है, तो आंसर इसका देखते हैं, व्याख्या पहले देखते हैं। कह रहे कि व्यक्ति वस्तु को तभी देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और फिर वस्तु से आंखों पर आता है, रिफ्लेक्शन होकर आंखों पर फिर बनाता है इमेज। तो आंसर कौन सा होगा, सी। आंसर कौन होगा, सी। जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए तब क्या बनाता है, इमेज बनाता है। ठीक है, चलिए आई भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं जे पे। करेक्ट, निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा होता है। ठीक है, लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा होता है, मीटर, फुट और दोनों कौन सा होता है, इनमें से बताना है। कह रहा है कि समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रों को एक सेट को स्वीकार किया गया है। आजकल जिस मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई मात्रक कहते हैं। तो क्या कर रहा है कि लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा होता है, क्या यूज होता है, क्या होता है, मीटर। ठीक है, ए आंसर होगा। चलिए नीचे बढ़ते हैं, कि में आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाहन, सरल रेखीय गति, पंखा, अवर्णित गति, झूला, वर्तुअल गति। ठीक है, वर्तुल गति। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, इसमें से बताना है। अब देखिए इसमें उसका व्याख्या क्या कह रहा है। वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदित गति करती है तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है, उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान हो रहती है, तो इस प्रकार की गति वर्तुल गति कहलाती है। पंखा, घड़ी, सुई, कुम्हार के चाक आदि की गति क्या आती है, वर्तुल गति का उदाहरण है। ऐसी गति जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे अवर्ती गति कहते हैं। कह रहे कि पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, टोलो के पृष्ठ आदि की गति आवर्ती गति का उदाहरण है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा अपना, के का आंसर होगा सिर्फ 1। ठीक है, ए कौन सा होगा, ए, केवल 1। सरल रेखीय गति यानी वाहन। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं एल में। कह रहा है पौधों और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूल कहलाता है। ठीक है, ये समझे। दूसरा कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूल का सटीक उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही इसमें बताना है। अब देखिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहे कथन, देखिए कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हजारों वर्षों में आए परिवर्तनों के प्रति पौधों व जीवों को अनुकूल होने में संबंधित है। दूसरा कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति के पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अब जैसे देखिए कोई चीज़, मान लीजिए किसी को तीखा खाने का आदत नहीं है, उसे एकदम तीखा खिला दे तो वो सह नहीं पाएगा, इसलिए धीरे धीरे करके उसे खिलाएंगे तो आदत बढ़ती जाएगी। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ए। आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। चलिए नीचे आते हैं, हम एम पे। इसमें कह रहा है कि किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है।
आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। अब कह रहा है कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक जीवित निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। तीसरा कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। अब इसमें से आंसर कौन सा होगा देखना है। ठीक है, कह रहा व्याख्या इसका देखिए, सूर्य का प्रकाश एक ऊष्मा भी परिवेश या आवास के अजैव घटक है। इन्हें कभी कभी ऊर्जा घटक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। ये देखिएगा 1 नंबर आप और 2 नंबर, ठीक है, दोनों देखिएगा। कह रहा है किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। आंसर होगा ए, केवल 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। चलिए नीचे आते हैं एन पे। कह रहे कि ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी में दूर रहता है। ठीक है, रेत की गर्मी से उसका पैर क्या होता है? दूर रहता है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उसके पसीना नहीं आता। अब इसमें से सही कौन सा है इसको देखना है। देखिए इसका व्याख्या देते उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। ऊँटों में उपस्थित उपयुक्त सभी विशेषताएं के कारण ऊँटों के शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, ओ पे। इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, सिक्वर्ड और ऑक्टोपस, इन तीनों को देखना है। कह रहा है कि उपयुक्त में से किसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं उदाहरण इसका। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। यह मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने सल्कों के ढका होता है। ये सब मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा साथ ही जल में सुगम गति से सहायक होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होते हैं, परंतु स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? सी। आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। थैंक यू दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।